नमस्कार दोस्तों, दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे आयकर, बचत और निवेश के बारे में। इस चर्चा को बताने के लिए विस्तार से हमारे स्टूडियो में पधारे हैं अमित माहेश्वरी जी, जो कि वित्तीय निवेश सलाहकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं विवेक सिंह राजपूत जी, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चर्चा को हम आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि बचत क्यों ज़रूरी है। और बचत तो हम सबको ऐसा लगता है कि भविष्य में करके हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बचत करना कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं अमित जी आपसे जानना चाहूँगा कि बचत को बढ़ावा देने के लिए आप क्या सुझाव देंगे जिससे व्यक्ति आसानी से ज़्यादा बचत कर सके। थैंक यू अतुल जी। मैं चालू करते हुए आपको एक स्टेटमेंट से चालू करूंगा कि इंडिया की जो सेविंग की रेट है वो 5.1% ऑफ द जीडीपी हो गई है। पिछले वर्ष ये 7.2% थी। आज की तारीख में हम इसका कारण ये है कि हम लोग अनवांटेड एक्सपेंसेस में अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट लगा रहे हैं। जी जी। आने वाले समय में अगर हमको बचत करना है तो हमको 50, 30 और 20 का रूल अपनाना होगा। जी जी। 50% का ये मतलब है कि जो आपकी नीड है उसमें आप अपना 50% पैसा इन्वेस्ट करें जी। या हम कंजम्पशन की बात करें जो 50% हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस में, 30% है जो हमारी दूसरी नीड्स है जो अनवांटेड है पर हाँ हमारी लाइफ साइकिल के लिए ज़रूरी है, उसमें हम इन्वेस्ट करें। बट अगर हम 20% अपना सेविंग कर सकते हैं तो आने वाले समय में हमारे रिटायरमेंट और दूसरे सारे पर्पस के लिए हम अच्छा निवेश कर पाएंगे। जी, बहुत सही कह रहे हैं आप कि अगर आप कोई भी व्यक्ति निवेश करने के पहले बचत करने के पहले ये सोचे कि क्या चीज़ उसके लिए आवश्यक है, क्या उसकी ज़रूरत है, या नीड और वांट जैसा हम कहते हैं कि इनका सेग्रीगेशन करे, तो शायद मैं समझता हूं कि बचत को बढ़ावा दिया जा सकता है। बचत के और भी तरीके हैं राजपूत साहब, जो है जैसे कि अगर हम बचत अपने टैक्सेशन में भी करें या बचत हम अपने खर्चों में, जैसा कि माहेश्वरी जी ने कहा कि वांट और नीड को सेग्रीगेट करके आप जो है उसे खर्च करें, तो टैक्स में भी बचत के बहुत सारे उद्यम होंगे या वे होंगे जिससे एक व्यक्ति अपना टैक्स में भी बचत कर पाता होगा। तो जनरल लैंग्वेज में आप टैक्स बचत कहाँ पर सजेस्ट करेंगे? जी, जैसा अमित जी ने कहा कि हमें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए 50, 30 और 20 का रूल अपनाना चाहिए। जी। तो ये 50, 30, 20 में कहीं ना कहीं टैक्स भी आता है, क्योंकि अगर आपकी आय है तो उस पर कर का दायित्व भी कहीं ना कहीं बनता है। तो जो ये कर का दायित्व आप पे बनता है, तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जो बचत है ये आपके कर के दायित्वों को कम करने का कार्य भी करती है, और साथ ही साथ आपके जो भविष्य के आपके लक्ष्य हैं उनको पूरा करने का भी कार्य करती है। तो आयकर अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसमें आप बचत करके आपके कर के दायित्व को कम कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपर्ट ने हमारे कहा कि नीड और वांट को सेग्रीगेट करिए, बचत होगी, और वैसे ही दूसरे एक्सपर्ट ने, राजपूत साहब ने, इसको और एम्फेसाइज करके कहा कि अगर आपकी आय है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी, और टैक्स लायबिलिटी का अगर आपने बचत कर लिया या टैक्स लायबिलिटी को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू जो है उसको मिनिमाइज कर दिया, तो भी आपका एक बचत बढ़ावा होगा। हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिस पर आप संपर्क करके सीधे हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, 1800-233-0040। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। ये स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनके थ्रू जो है आप हमसे सीधे संपर्क करके हमारे एक्सपर्ट से अपनी दुविधाओं के आंसर्स ले सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम बात करते हैं अमित जी आपसे, एक इंडिविजुअल किस प्रकार से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करे जिससे वो जो है अपने गोल को भी अचीव कर ले और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी आगे बढ़े। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा जी, थोड़ा आंसर लंबा हो सकता है। हाँ बिल्कुल जी। सो आपने बात की कि कैसे हम प्लान करें जी। तो सबसे पहले आज की तारीख में हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं जी, एज क्या है, एज के अनुसार आपके गोल्स बनेंगे। तो अगर कोई 25 साल का पर्सन है तो उसका हो सकता है गोल इमीडिएट होगा कि मुझे शादी है, शादी के बाद बच्चे हैं,
आज की तारीख में हम हमारे गोल्स के बारे में कभी भी नहीं सोचते। आज की तारीख में हमको ये इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा कि आपको जितने भी एवेन्यूज हैं उन सब के लिए लोन मिल जाएगा। आपको गाड़ी चाहिए, सरकार लोन देती है। आपको एजुकेशन चाहिए, लोन मिलेगा। बिजनेस लोन, हर चीज लोन, लेकिन आपके रिटायरमेंट के लिए आपको लोन नहीं मिलता। लोन नहीं मिलता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमको कहीं ना कहीं जब हम हमारी करियर को चालू कर रहे हैं, हमको ये प्लान आउट करना चाहिए कि हम रिटायर कब करने वाले हैं जी। और हम जब रिटायर करने वाले तो उस समय इन्फ्लेशन एडजस्टेड हमको कितना खर्चा लगेगा, हम क्या उसकी प्लानिंग आज से कर रहे हैं जी। क्या हम ये सोच रहे हैं कि हम जो भी कमा रहे हैं उसका 1% हम सेविंग के लिए रखें। हमारे जितने गोल्स हैं, हमारे सपने हैं, किसी का सपना हो सकता है कि हमको फॉरेन टूर करना है, किसी का कोई भी हाँ, सबके अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जी जी, अगर वो हमारे संपर्क में आते हैं तो हम उनकी नीड्स को समझ के उनके लिए वो हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं जी। बहुत सही कह रहे हैं आप कि व्यक्ति विशेष के अपने खुद के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और उनके लिए निवेश करें या उनके लिए बचत करके निवेश करें, ये जो है आपका अपना डिसीजन होगा। और इस पर ये किस तरह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरा करेगा वो आप जो है किसी सलाहकार वगैरह से जो है बात कर लें। उसके पहले जो है हम बात करना चाहेंगे कि कुछ ऐसे टैक्स एफिशिएंट जो निवेश के माध्यम हो जिन पर हम इन्वेस्ट करने के बाद, निवेश करने के बाद अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकें, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसा अमित जी ने बताया कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी नीड हो सकती है और नीड के हिसाब से उसको प्लानिंग करना है। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि रिटायरमेंट के लिए फंड की व्यवस्था करने के बारे में हमें अभी से सोचना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ टैक्स में एग्जम्पशन अवेलेबल हैं जो आपको लंबी अवधि के निवेश करने पर कर में बचत की सुविधा देते हैं। जैसे कि अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो पीपीएफ में निवेश करने पर आपको वर्तमान में अभी धारा 80C के तहत आयकर में छूट भी उपलब्ध है तथा उस पर जो ब्याज मिलता है वो भी कर मुक्त है। और साथ ही साथ जब उस राशि को आप विड्रॉ करते हैं उसकी मैच्योरिटी पर वो भी कर मुक्त है। इसी तरीके से और भी टैक्स के बचत के बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे अगर टैक्स प्लानिंग की बात करें या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो एक इंश्योरेंस भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट पे भी आपको आयकर में से छूट मिलती है एवं उस पर आयकर की बचत होती है। बहुत अच्छा। जी, इस तरीके से काफ़ी प्रावधान है जो आपको बचत के थ्रू आपकी आयकर लायबिलिटी को कम करते हैं। कई बार अमित जी आपसे प्रश्न होगा मेरा कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमको किस तरह के एंगल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हम भविष्य में अपने रिटर्न्स को भी ज़्यादा देख सकें या ज़्यादा रिटर्न हमें प्राप्त हो, इन्फ्लेशन भी डिफीट हो, क्योंकि महंगाई ही सारे आय को जो है ख़त्म कर देती है। तो बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि हमने निवेश तो किया, रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन वो रिटर्न क्वांटिटेटिव वे में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका हम परचेजिंग पावर देखें तो दैट इज लेस 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 डिटोरिएट होता चला जाता है। आपका बहुत ही अच्छा सवाल तो ऐसे कौन सा वो एवेन्यू होगा जहां पर हम जो है निवेश करें और हमारा निवेश वृद्धि करे? जी, निवेश के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट मैं ब्रॉडर ऑप्शन जो आपका सवाल है वो है डेट और इक्विटी। अगर आप डेट मतलब ब्याज में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको सिर्फ इन्फ्लेशन जितना रिटर्न आना है उससे हो सकता है 2-3% ज़्यादा आ जाए। बट अगर आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं सो आपको इन्फ्लेशन प्लस जो सेविंग बैंक का रेट है दोनों मिला के कहीं ना कहीं वो बीट करता है। सो मेरा ऐसा मानना है कि जो आपका सवाल है कि अगर आपको ये सारी चीज़ को बीट करके परचेजिंग पावर के हिसाब से अच्छे रिटर्न कमाना है तो आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। उसमें मेरा सजेशन सिर्फ रहेगा कि आप डायरेक्ट इक्विटी में पैसे ना लगाएं, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे लगाएं। जी, अगर आपको नॉलेज है तो ही आप डायरेक्ट इक्विटी में जाएं, वरना एक एडवाइज़र की सलाह लें। एडवाइज़र ज़रूरी है और एडवाइज़र के थ्रू आप सही अपनी प्लानिंग करें, सही निवेश में इन्वेस्टमेंट करें। जी जी, इक्विटी में निवेश करते समय हमें क्या सोच करके निवेश करना चाहिए? जैसे कितना पैसा हो तब हमें निवेश करना चाहिए या कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए
ये ऐसा कुछ बेसिक सेग्रीगेशन या बेसिक आइडेंटिफिकेशन है जिसके बाद जो है हम इक्विटी में निवेश करने का सोचें? साहब आज की तारीख में सरकार ने हमारे निवेशकों के लिए जी जी 500 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं बाराबंकी से, नंद स्वरूप मिश्रा जी। नंद स्वरूप जी नमस्कार, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि निवेश करने के पहले हमें किससे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो किससे जानकारी लेना चाहिए, किस दरवाजे पे जाना चाहिए निवेश के पहले किसी अच्छी वो बचत कर सके? जी जी, इनका प्रश्न जो है बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमें जानकारी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ। तो हमें निवेश की जानकारी किससे लेनी चाहिए? अमित जी ये प्रश्न आप ही के लिए। ये साहब हम जैसे कहते हैं एडवाइजर्स जरूरी है। आपको आप जिस भी एरिया में हैं आप वहाँ ये तलाशें कि कौन एक पर्सन है जो ये इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा है, आप उससे सलाह लेके ही काम करें। जी जी, तो इनका प्रश्न ये था कि कहाँ पर वो सलाहकार मिलेंगे या कोई ऐसा माध्यम जहाँ पर हम जाकर के वो जानकारी प्राप्त कर सकें? म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया एमफी की एक वेबसाइट है, आप अगर उसमें लॉगिन करेंगे तो जितने भी एडवाइजर्स जो म्यूचुअल फंड का काम करते हैं वो उस वेबसाइट में उनकी सारी डिटेल स्टेट वाइज, एरिया वाइज, हर एक वाइज आपको वो मिल जाएगी। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अगर बैंक वगैरह में भी जाकर के वहाँ पे मे आई हेल्प यू के डेस्क पे जाकर के पूछेंगे तो वहाँ भी उनको थोड़ी बहुत जानकारी तो वो दे ही देंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। जी जी, बैंक में भी आपको एडवाइस जरूर मिलती है, बट कहीं ना कहीं बैंक्स में जब आप एडवाइस लेने जाते हैं तो वो जो आरएम है वो कहीं ना कहीं क्या वो इस चीज के लिए एलिजिबल है, इस चीज को चेक जरूर करें। जी जी, हाँ कई बार जो है उनके पास एक पर्याप्त अनुभव है या नहीं ये सुनिश्चित करने के बाद ही आप उनसे तो आप जिससे भी सलाह लें ये जरूर चेक कर लें कि उनके पास ये नॉलेज है कि नहीं। राजपूत जी, आपके टैक्सेशन में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। सरकार कहती है बार बार कि टैक्स बड़ा सरलीकरण हो गया, बहुत आसान हो गया है, लेकिन उसमें बड़ी बारीकियां होती हैं और उन बारीकियों को जानने के लिए कोई ऐसा पोर्टल या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक आम आदमी जाकर के इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है क्या? देखिए वर्तमान में तो जब जो इंटरनेट का ये युग है तो इंटरनेट पे हर तरीके की जानकारी उपलब्ध है, तो आपको आयकर से संबंधित, बचत से संबंधित जानकारी आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल सकती है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि जब भी आप अपने आयकर या बचत या निवेश से संबंधित कोई भी निर्णय लें तो किसी अच्छे सलाहकार की सलाह जरूर ले लें। जी, तो मतलब आपको दर्शकों ध्यान दीजिएगा कि नेट पर सारी इंफॉर्मेशन मिल तो सकती है, लेकिन अगर किसी अच्छे सलाहकार से आप संपर्क कर लेते हैं तो वो आपको एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंगली सलाह देगा। नेट पे या किताबों में या कहीं आप गलत जगह पर सजेशन लेने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपका आकलन नहीं करेगा, वो आपके प्रॉस एंड कॉन्स या आपकी समस्याओं के बारे में नहीं समझेगा, वो अपनी राय जरूर देगा। तो वहाँ पर ये देखना होगा कि वो राय आपके लिए कितनी लागू होती है। इस चीज़ का एनालिसिस कर पाना, इंटरप्रिटेशन कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर ऐसा है कि जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट ने इस बात पर फोकस किया कि आप एक सलाहकार से ज़रूर मशवरा करें और वो सलाहकार पूरे सारी बातों का जानकार हो, इस बात को ज़रूर सुनिश्चित करें, तभी जो है सलाह लें उससे। बहुत अच्छी बात। अब अगर हम लोग जो है ये सोचें कि अमित जी मेरा प्रश्न आपसे है कि निवेश करते समय, फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमें कहाँ कहाँ और कितना कितना पैसा, जैसे लिक्विडिटी में कितना पैसा रहना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, कितना पैसा हमारे गैर ज़रूरी कामों के लिए होना चाहिए, ये आपने 50:30:20 के रेशियो में बताया, लेकिन अब कितना पैसा हम कहाँ पर निवेश करें? जी हाँ, ये एक बड़ा गूढ़ प्रश्न आ जाता है हर निवेशक के सामने कि जैसे उसने जो बचत करी 20% का, उसका कितना परसेंट वो कहाँ पर और किस वे में निवेश करे? इसमें साहब निवेशकों को ये देखना चाहिए कि आप अपनी, अगर सैलरी क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, आपके अगले 6 महीने की जो सैलरी है वो लिक्विड फंड में होना चाहिए या लिक्विड होना चाहिए, जो से सो दैट इमरजेंसी के लिए वो आप उसको यूज कर सकें। तो ये आपका जो प्रश्न का है।
अब जो आपने कहा कि प्लानिंग आप कैसे करें, सो मेरा वही कहना रहेगा कि साहब हर इन्वेस्टर अपने आप में यूनिक है और हर इन्वेस्टर की नीड अपने आप में यूनिक है। तो आज की तारीख में मैं आपके लिए जो प्लानिंग करूंगा या वो अलग होगी, या मैं राजपूत साहब के लिए जो प्लानिंग करूंगा वो अलग होगी, मैं किसी और निवेशकों के लिए कोई प्लानिंग करूंगा तो वो अलग होगी। सो एवरी इन्वेस्टर, सभी इन्वेस्टर अपने आप में एक यूनिक है और उनकी जरूरतें हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राधे श्याम जी इंदौर से। राधे श्याम जी नमस्कार। मैं इंदौर से राधे श्याम लड्ढा जी, प्रश्न पूछिए आप अपना सर। मेरा प्रश्न ये है, शेयर मार्केट इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल जी, एंड इन केस इफ सपोज वी बाय दिस होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो उसके रिटर्न्स जो है इक्विवेलेंट टू बैंक मिलते हैं। और हमारी आपकी आवाज थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर, टीवी का वॉल्यूम कम करके बात करें जी। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। मेरे को आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। प्रश्न पूछिए आप अपना। मेरा प्रश्न ये था जी, शेयर मार्केट इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं हाँ, कई बार दे आर लूजर। ओके, तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि होल लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस की ली जाए, हाँ, तो उनको इक्विवेलेंट टू बैंक इंटरेस्ट मिलता है ओके, और उनकी लाइफ जो है वो सिक्योर फ्री में हो जाती है जी। इसमें आपका क्या कहना है? अच्छा, ये विचार जानना चाहते हैं, मतलब क्योंकि प्रश्न का उत्तर तो इन्होंने खुद ही दिया है कि अगर मार्केट जो है वॉलेटाइल है, अनप्रेडिक्टेबल है, वैसी सिचुएशन में इनका जो है सोचना ये है कि कहीं और इन्वेस्ट करने के, जैसा कि इक्विटी में अपन बात कर रहे थे, इक्विटी में निवेश करने के बजाय अगर हम पॉलिसी ले लें तो हमारा रिटर्न जो है फिक्स रहता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अभी आप राजपूत जी, मैं इसके बारे में आपसे भी पूछूंगा जी इसके बाद। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ये प्रश्न किया था परचेजिंग पावर के ऊपर में जी। अगर हम एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं और इंश्योरेंस की पॉलिसी में रिटर्न ऑन एन एवरेज जो बैठता है वो 6-6.5-7% बैठता है जी जी। इंडिया में नॉर्मल इन्फ्लेशन हमेशा 8% रहा है। मैं फिगर्स की बात में नहीं जाना चाहूँगा, राइट। अगर मैं फिगर्स पे भी जाऊं और अगर ये मानूं कि 6-6.5% का इन्फ्लेशन है, सो आपके कैपिटल की रियल ग्रोथ कहाँ हुई? आपकी कैपिटल की ग्रोथ नहीं हुई है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड आने वाले समय में हमारा पैसे की ग्रोथ हो, तो हमारे पैसे की ग्रोथ नहीं हो रही। हमको वन साइडेड इंश्योरेंस मिल रहा है, हाँ, लेकिन हमारे पैसे की ग्रोथ नहीं हो रही है जी जी। तो हमारा सोच है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जो हम अब एडवाइस करते हैं कि अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी है तो आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस विच इज रिक्वायर्ड। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो एक तरह से प्रीमियम है, हाँ, वो सिर्फ आपके उसके लिए जाएगा। आप बाकी का निवेश जो है वो इक्विटीज या दूसरे निवेश में करें, सो दैट इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप अपने आपको रिटर्न आ जाएगा और उसी तरह से आपके पैसे की ग्रोथ हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पर राजपूत साहब एक प्रश्न आता है कि सबका इंटेंशन ये रहता है कि अगर हम इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, तो क्या वो टैक्स बेनिफिट लेने के बाद रिटर्न को अगर हम एडजस्ट करें तो वो इन्फ्लेशन, और जैसा कि माहेश्वरी सर ने कहा कि वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर पाता, और उस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद रिटर्न फ्रूटफुल होगा क्या? देखिए, जो अमित जी ने कहा, मैं भी बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ कि बीमा और निवेश ये दोनों अलग अलग सेक्टर हैं और हर निवेशक को दोनों को अलग रखना चाहिए। बीमा और निवेश अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको रिटर्न मिलने वाले हैं उस निवेश पे, वो उस तरीके के रिटर्न नहीं मिलेंगे जो रिटर्न आपको प्योरली निवेश करने पे मिले। और जहाँ तक आयकर के प्रावधानों की बात है, तो अभी वर्तमान में जो टैक्स फाइनेंस एक्ट 2023 जो फरवरी में प्रस्तुत हुआ, उसके तहत भी बीमा संबंधित कई प्रावधानों में आयकर अधिनियम में चेंज किया है। तो अब तो ये हो गया है कि अगर आपके कुल प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक हो जाता है जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाला जो सम है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है, तो वो कहीं ना कहीं वो रिटर्न अगर टैक्स देने के बाद हमारे हाथ में आएगा तो वो रिटर्न
कम हो जाएगा अगर आपकी प्रीमियम की जो राशि है वो 5 लाख से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये आप समझने की कोशिश करिए कि जो बीमा पे जो एक समय पे ये था कि बीमा आपने कर दिया और जो आपको राशि मिलती थी वो पूरी तरीके से रेंट से सॉरी टैक्स से एग्जम्प्ट होती थी, वो वर्तमान में कुछ हद तक वो स्थिति बदल गई है। इसलिए आपको अगेन मैं कहूँगा कि किसी अच्छे सलाहकार से सलाह करके ही इस विषय में निर्णय लेना चाहिए। तो दर्शकों, आपने इस प्रकार से देखा कि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, अगर आपको बीमा लेना ही है तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए। आप बीमा को निवेश से मिक्स मत करिए। अगर बीमा को निवेश से मिक्स करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन को डिफीट करता हुआ रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपका पैसा वो परचेसिंग पावर को अचीव नहीं करेगा जो आने वाले समय में होना चाहिए। आपका वेल्थ क्रिएशन का जो सपना है वो केवल इन्फ्लेशन की वजह से खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें जो है हमें क्लैरिटी दे रही है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको बीमा लेना ही है तो टर्म इंश्योरेंस आप अपनी आय के बराबर। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस अगर जैसे हमें लेना है तो वो कितनी राशि का हो, इसका आकलन करने का कोई फार्मूला है क्या? जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये है कि आपकी जो भी इनकम होती है उसका 20 टाइम्स मल्टीपल वो आपको इंश्योरेंस देते हैं। जी जी। फिर ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ट्रैक रिकॉर्ड इन द सेंस कि आपके पास एसेट्स क्या हैं, तो लाइबिलिटीज क्या हैं। तो जो उस समय अगर अंडरराइटर्स के पास ये स्कोप रहता है कि वो 20 की जगह 25 या 30% तक भी बढ़ा सकते हैं। 20 एक और चीज आपने जैसा कि बताया था कि इक्विटी का प्रॉफिट जो है इन्फ्लेशन को डिफीट करता है। राजपूत साहब, मेरा प्रश्न आपसे होगा कि अगर इक्विटी को बीट करता हुआ, इक्विटी के रिटर्न्स जो है इन्फ्लेशन को बीट करते हुए दे रहे हैं, तो वहां पर ये इनकम मिलने के बाद टैक्सेशन का क्या प्रयोजन है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो देखिए, इक्विटी में निवेश को सरकार प्रोत्साहित करती है और जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करें या आप डायरेक्ट करें, तो अगर आपको उस पर कोई लाभ हुआ है और वो लाभ आपको 1 साल से अधिक अवधि तक निवेश करने के पश्चात वो लाभ हुआ है, तो पहली बात तो 1 लाख रुपए तक के लाभ पर कोई कर नहीं है। और 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आपको लाभ हुआ है तो 1 लाख रुपए के ऊपर वाले लाभ पर आपको मात्र 10% की दर से अभी वर्तमान में कर की देयता आती है। तो आप ये देखेंगे कि इस पे एक तो आपको लंबे समय में निवेश करने पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो अन्य निवेश के ऑप्शंस की तुलना में अधिक रिटर्न मिलता है और उस पे कर की दर भी कम है, तुलनात्मक रूप से कम है। तो अगर बंदा कोई भी निवेशक लंबे समय तक निवेशित रहता है तब तो ये बात सही है, लेकिन अगर कोई निवेशक स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में डायरेक्ट निवेश करता है और उसे खरीदता बेचता है। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इस प्रश्न को मैं दर्शक से बात करने के बाद लेता हूं। पूजा जी देवास से। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्ते जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं देवास से बात कर रही हूँ पूजा। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं सैलरीड हूँ तो मुझे SIP में इन्वेस्ट करना है, तो क्या अमाउंट से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब कौन से अमाउंट से? आपकी सैलरी और आपकी उम्र क्या है? सर, मेरी उम्र 24। और आपकी सैलरी? सर, सैलरी है मेरी 20K। ओके। हाँ, आपके ऊपर और कौन कौन से दायित्व हैं घर के? सॉरी, दायित्व मतलब किस चीज के लिए आप पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सर, एक्चुअली मैं हूँ और मेरे फादर हैं। ओके, तो ठीक है। सर, मेरा प्रश्न, पूजा जी का प्रश्न जो है आपसे है। उनकी उम्र जो है 35 साल है और उनकी इनकम 20,000 है और उनके पिताजी उनके साथ रहते हैं, तो उन्हें SIP में निवेश करना है, तो इन्हें किस तरह से निवेश करना चाहिए, कहाँ पर जाकर के कितना अमाउंट से जो है निवेश स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए? पूजा जी, आपको आपकी सेविंग जितनी भी है, जो सेविंग अगर आपको लगता इन्होंने है केवल आय का वर्णन दिया, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा कि साहब आपकी सेविंग जो भी है, सो फॉर मैं एग्जांपल के तौर पे आपकी 5,000 रुपए की सेविंग है। जी। सो मैं एक एग्जांपल के तौर पे जो भी आपकी सेविंग है, और अगर आपको लगता है कि ये सेविंग आप ऑन एन एवरेज एवरी मंथ ऑन मंथ कर सकते हैं, तो आपको उस अमाउंट से, उस सेविंग अमाउंट से अपनी SIP चालू करना चाहिए। जी।
आप जिस भी जगह पे हैं, आप एमफी के पोर्टल में जा सकते हैं, वहाँ पे जिस भी शहर में हैं आप उस शहर का नाम टाइप कर सकते हैं, आप जिस भी एरिया में हैं आप वहाँ टाइप कर सकते हैं, आपको एडवाइज़र्स की लिस्ट मिल जाएगी जो भी आपके नज़दीक हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप अपना केवाईसी और सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके एसआईपी को चालू करिए। केवाईसी बिल्कुल। और इनको कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए? इक्विटी में, डेट में? कितना इनको इक्विटी में निवेश करना चाहिए, कितना डेट में, उसके बारे में भी? हम फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बड़ा प्लेन एंड सिंपल रूल रहता है, वो 100 माइनस आपकी एज है। सो 100 माइनस आपकी जो एज है उतना अमाउंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। मतलब 65% इनका निवेश जो है इक्विटी में होना चाहिए और रेस्ट 35 वो कैश या लिक्विड फंड में, बॉन्ड्स में, दूसरी जगह कर सकते करना चाहे, एसेट एलोकेशन के हिसाब से मैंने ये बताया, कर सकते हैं। अच्छा, ये केवाईसी का जो आपने कहा, तो केवाईसी के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे और कैसे इसको जो है कंप्लीट जी करना कितना ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है? सो केवाईसी के लिए आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसके साथ में आपको अपने बैंक का एक चेक लगेगा जिसमें आपका नाम लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर आपके बैंक की चेकबुक पे आपका नाम नहीं लिखा है तो पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको लगेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट के बेसिस में आप जिस भी एडवाइज़र को अप्रोच करेंगे वो आपका केवाईसी कंप्लीट कर देगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स के अनुसार ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी कंपलसरी है जी। सो केवाईसी में गवर्नमेंट ने पिछले महीना भर पहले ये इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई होगा जी, और वो भी केवाईसी होना चाहिए। ओके। तो ऐसा नहीं हो कि आप अपना नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर लें बार बार। राजपूत जी, अब मेरा प्रश्न आपसे है क्योंकि देखिए, निवेश करने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है टैक्सेशन का, और टैक्सेशन में जो न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम का एक लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है। अभी भी लोग जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये एक बार न्यू रिजाइम एक्सेप्ट करने के बाद 3 साल तक हम जो है इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, न्यू रिजाइम हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो इन सब को जानने के लिए आप सरल शब्दों में, क्वांटिटेटिव वे में कोई एग्जांपल देकर के बताएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम की जो टैक्सेशन की जो दोनों जो स्कीम्स हैं, तो ये इस तरीके, ये जो स्कीम है ये अगर किसी की बिजनेस हेड से इनकम है, मतलब अगर कोई बिजनेस हेड से कोई इनकम कमा रहा है तो उसके लिए ये है कि वो एक बार अगर इस स्कीम में जो भी या तो ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम को अगर जो ऑप्ट कर लेगा, तो न्यू रिजीम को जब ऑप्ट कर लेगा तो वो फिर वापस उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो ओल्ड रिजीम में अपनी इनकम को की टैक्सेबिलिटी को दिखाए। लेकिन अगर किसी की इनकम बिजनेस हेड में नहीं है, जैसे सैलरीड क्लास के लोग हैं या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है या मात्र उनको कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, तो उस केस में हर वर्ष उनके पास ऑप्शन है वह दोनों रिजाइम में अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करके देखें और जो भी उनके लिए बेनिफिशियल रेजिम है वो उसे ऑप्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने कर दायित्व का भुगतान कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अब ये देखते हैं, विवेक जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि हम अपने, जैसा कि अभी माहेश्वरी जी ने बताया कि अपने निवेश को 100 माइनस एज से करना चाहिए, तो बाकी का निवेश लोग जनरली बॉन्ड में, डेट में, इधर जो है निवेश कर देते हैं। तो वहाँ पर बॉन्ड में जब आय प्राप्त होती है तो उसके टैक्सेशन के लिए क्या नियम लागू होते हैं? जी, देखिए, जहाँ तक अगर डेब्ट फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, तो डेब्ट फंड में जो आयकर के प्रावधान हैं वो अभी वर्तमान में चेंज हुए हैं। अगर आपने 1 अप्रैल 23 के बाद डेब्ट फंड में निवेश किया है तो उस पे मिलने वाला जो रिटर्न है या उसकी मैच्योरिटी पे जो मिलने वाला अमाउंट है उस पे जो टैक्सेबिलिटी बनेगी वो फ्लैट आपके स्लैब रेट के हिसाब से ही वो टैक्सेबल रहेगा, उस पे अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो निवेश आपने 1 अप्रैल 23 के पहले डेट फंड में अगर किए हुए थे और अगर आपने उसको 3 साल रखने के बाद उसकी मैच्योरिटी लेते हैं तो उस मैच्योरिटी पे आपको इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है। इंडेक्सेशन क्या है वो मैं समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने, दर्शक जुड़ चुके हैं, मैं बॉन्ड पर फिर वापस आकर के आपसे चर्चा करूंगा विस्तार में, क्योंकि बॉन्ड एक हॉट टॉपिक है। कल रात को ही कुछ डिसीजन आए हैं। पार्श जी इंदौर से जुड़ चुके हैं हमसे। पार्श जी नमस्कार। नमस्कार, जय भारत सर।
सर मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, वहाँ से वो करेक्ट हो रहा है जी मेरे कुछ म्यूचुअल फंड अभी एग्जिस्टिंग में हैं, जी तो मैं ये नहीं समझ पा रहा मुझे उसको रखना चाहिए, मुझे उसको सेल आउट कर देना चाहिए, मुझे क्या आगे करना है? तो म्यूचुअल फंड आपके इक्विटी के हैं, डेट के हैं, वो भी बता दें। इक्विटी के हैं सर मेरे। इक्विटी के। माहेश्वरी जी, प्रश्न आपसे है जी। कि इनका कहना है कि मैंने कुछ जो है निवेश करके रखा था इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, अब मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई के बाद जो है करेक्शन ले रहा है, तो क्या मुझे बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लाइफ टाइम हाई एक नंबर है जी, है ना। ये आज से थोड़े दिन पहले मार्केट ने 10,000 भी टच किया था, 12,000 निफ्टी भी आई थी, 15,000 भी आई थी, 20,000 भी आई थी। तो ये एक नंबर है। जी जी हम एक चीज को माने कि इंडिया आज की तारीख में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग मार्केट हो गया। मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग मार्केट है। जी, इंडिया में बाहर का पैसा बहुत आ रहा है। जी जी सो आने वाले समय में इंडिया मार्केट में ये नंबर्स ही रह जाएंगे, जब आपको ये मार्केट हमेशा लगेगा कि ये ऑल टाइम हाई है। मेरा ऐसा मानना है कि सारे निवेशकों को ये जो करेक्शंस आ रहा है, जी जी इस करेक्शंस में अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, जी या जिनका बहुत ज्यादा एलोकेशन है हाँ। और उनको ये लगता है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा एज माइनस वो है, हाँ। अगर आपको अपना एसेट एलोकेशन चेंज करना है तो आप डेट के प्रति भी, डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। बाकी लंबे समय के लिए आप निवेश बन के रहें। इंडिया इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग इकोनॉमी। तो मैं समझता हूँ पार्थ जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा कि अगर आपको अभी आवश्यकता नहीं है तो मार्केट में बने रहें। मार्केट ऐसी लाइफ टाइम हाईज को और भी कई बार तोड़ेगा। अब प्रश्न हमारा जो है विवेक जी आपसे था जी। कि बॉन्ड को लेकर के, जैसे अभी अपन ने देखा कि कल रात को ही एक डिसीजन आया कि जेपी मॉर्गन स्टैनली में हमारा जो है बॉन्ड वहाँ पर लिस्टेड हो चुका है और इससे जो है आने वाले समय में बहुत सारा पैसा भी आएगा। तो इसके टैक्सेशन में आपने जैसा कि बताया कि फ्लैट टैक्स लागू होगा। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 7 लाख से ऊपर है तो वो बॉन्ड में इनकम प्राप्त करने के बाद बॉन्ड में उसको कुछ आय प्राप्त होती है, तो वो न्यू रिजाइम में जाए या ओल्ड रिजाइम में बना रहे? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर इनकम 15 लाख रुपए से अधिक है किसी व्यक्ति की, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वर्तमान में कि वो ओल्ड रिजीम में उसको जो रिटर्न मिल रहा है उस पर जो टैक्स लग रहा है वो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर जैसा आपने कहा कि 7 लाख से ज़्यादा इनकम है और मान लीजिए 15 लाख से कम है, तो फिर मेरे हिसाब से जो नई रिजीम है उसमें चूंकि स्लैब रेट कम है तो वहाँ पे कर का दायित्व कम बनेगा, तो उनका जो रिटर्न है वो अधिक उनको प्राप्त होगा। जी जी माहेश्वरी जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि बॉन्ड में जो ये इंडेक्सेशन, ये हमारा लिस्टिंग हुआ है कल, उससे बॉन्ड के थ्रू जो एफआईज का इनफ्लो आएगा वो मार्केट पर क्या प्रभाव देगा और किस सेक्टर के स्टॉक्स ज़्यादा प्रभावित होंगे? मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहूँगा जी। हमारा लिस्टिंग नहीं हुआ है, उस इंडेक्स में हमारा इंक्लूजन हुआ है। जी जी। सो वो इंक्लूजन जो है वो नेक्स्ट ईयर जून 2024 से एप्लीकेबल होगा जी। इस इंक्लूजन का थोड़ा सा बेस है कि क्यों हुआ। पिछले 10 साल में हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके लिए प्रयास किया। यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया को कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया था जी। चाइना के प्रति लोगों का रुझान कम हो गया है, कहीं ना कहीं क्राइसिस है। इंडिया का इसमें इंक्लूजन हुआ है। हमारा ऐसा मानना है कि 30 से 50 मिलियन डॉलर्स तक का इनफ्लो आना चाहिए। इनफ्लो आने से कहीं ना कहीं जो डेट का मार्केट है वो एक्सपांड होगा और डेट का मार्केट एक्सपांड होने से हमको आने वाले ये जो बेनिफिट है वो इंडस्ट्रीज को मिलेगा। जी, मेरा वही प्रश्न था कि ये किस तरह के सेक्टोरियल स्टॉक्स में इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा? सर, डेट मार्केट जो रहता है वो कोई भी पर्टिकुलर एक सेक्टर से रिलेटेड नहीं रहता है, क्योंकि डेट में पैसा जो आता है, जो भी कंपनियां नए निवेश लेना चाहती हैं, मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है, तो वो किसी भी सेक्टर की कंपनियां हो सकती है। वो बैंकिंग की भी हो सकती है, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की भी हो सकती है, केमिकल सेक्टर भी हो सकता है। तो ये मतलब ओवरऑल ग्रोथ होगी आपके शब्दों में अगर हाँ, देखा जाए। बहुत अच्छी बात है। तो ये दर्शकों ध्यान दीजिएगा कि बॉन्ड फंड आने के बाद अगर देखा जाए तो इंडिया में
एफआईज का इनफ्लो बढ़ेगा जी। और मार्केट जो है और अच्छा होगा। जैसे पार्थ जी ने पूछा था कि अब हमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, तो उनके लिए ये संदेश भी है कि आप जो है मार्केट में बने रहिए। आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। बहुत अच्छी बात। अब अगर हम एक चीज़ देखें, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, इन दोनों के मतलब अगर देखा जाए स्टॉक में निवेश करना या म्यूचुअल फंड में निवेश करना किस तरह के निवेशक के लिए सही है, या निवेशक जो है कैसे डिसाइड करें कि मैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि कोरोना के बाद ज़्यादातर यंगस्टर्स स्टॉक मार्केट की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हैं और उन लोगों को ये समझ में नहीं आता, फिर वो भ्रमित होते हैं। तो किस तरह के निवेशक को पहले स्टॉक में जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, फिर अनुभव करने के बाद उन्हें निवेश अपना कैसे आरंभ करना चाहिए? सर, स्टॉक में उन्हीं निवेशकों को अपना पैसा डायरेक्ट लगाना चाहिए जिनके पास में स्टडी है या उनको ये नॉलेज है ये कंपनी परफॉर्म कैसे करने वाली है। आज की तारीख में भारत सरकार ने म्यूचुअल फंड का एक आपको एवेन्यू दिया है जहाँ पे ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा, 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा निवेशकों का इन्वेस्टेड है। जी। सो मेरा ऐसा मानना है कि बड़े बड़े निवेशक भी आज की तारीख में अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। सो कोई भी निवेशक को मेरी राय ये रहेगी कि आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में ही लगाना चाहिए और एडवाइज़र के थ्रू ही लगाना चाहिए। जी। विवेक जी, आपसे प्रश्न है कि अगर हमारा आय 7 लाख से अधिक है, तो हम, जैसा कि आपने कहा कि 15 लाख से अधिक होने पर न्यू रिजाइम में जाएं, तो न्यू रिजाइम या न्यू रिजाइम में कौन कौन से एग्जम्पशंस हमको, अगर हम न्यू रिजाइम एक्सेप्ट करते हैं तो कौन कौन से एग्जम्पशन हम ऑप्ट कर सकते हैं या हमें मिल सकता है? जी, देखिए, न्यू रिजाइम को जो डिज़ाइन किया है सरकार ने, तो वो कहीं ना कहीं ये मैं कहूँगा कि निवेश के प्रति जो प्रोत्साहन था उसको कम किया है, क्योंकि ओल्ड रिजीम में आपको विभिन्न तरीके के निवेश करने पर उसकी टैक्स से छूट मिल रही थी, जो कि नए रिजीम में उन्होंने टैक्स की छूट को कम कर दिया है, या मैं कहूँगा कि एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया है, और स्लैब रेट को बढ़ा दिया है कि मान लीजिए पहले 2.5 लाख से 5 लाख पे आपको 5% की दर से ओल्ड रिजीम में टैक्स था, और 5 से 10 लाख पर सीधे 20% की दर पे टैक्स लग रहा था। लेकिन अब नई रिजीम में उन्होंने इस वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख तक की इनकम पे 5% की दर से कर है, 6 से 9 लाख तक की इनकम पे 10% की दर से कर लगेगा, 9 से 12 पे 15%, और 12 से 15 पे 20%, और 15 के ऊपर फिर 30% की दर से। तो इस तरीके से आप देखें कि उन्होंने जो टैक्स की दर है उसको कम कर दिया है, और जो बचत के पे जो मिलने वाले जो टैक्स की छूट थी उसको एक ऑप्शन दे दिया है कि एसएसी जैसा चाहे वो ऑप्ट करे। अगर उसके पास मान लीजिए किसी कारणों से वो बचत नहीं कर पाया है, तो वो अब नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट करके भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। और जहाँ तक आपका प्रश्न था कि नई टैक्स रिजीम में क्या निवेश के ऑप्शन उपलब्ध है, तो अभी वर्तमान में एनपीएस में निवेश करने पर आपको 50,000 रुपये तक की राशि की जो छूट है वो नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में उपलब्ध है। तो 50,000 तक का निवेश आपको दोनों में मिलेगी, छूट उसकी मिलेगी। 50,000 एनपीएस पर हम जो है न्यू रिजीम में छूट ले सकते हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए ये जैसे कि आपने बताया कि न्यू रिजाइम, और अपन देख रहे थे कि कोरोना के बाद लोगों ने बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुए। अगर देखा जाए तो मोर देन 25% उन 6 महीनों में नए अकाउंट ओपन हुए थे, और यंगस्टर्स वहाँ पर इक्विटी में ट्रेड भी करते थे। स्टॉक्स, जैसा कि अपन देखते हैं कि इक्विटी के निवेश में करने से इन्फ्लेशन डिफीट होता है, ये बात तो तय है। वहाँ पे उन्होंने निवेश भी किया, लाभ भी कमाए, और ट्रेडर की तरह ट्रेड कर देते। तो इस तरह से ट्रेड करने पर उनके ऊपर टैक्स का क्या प्रयोजन होता है, या किस तरह से टैक्स का आकलन किया जाता है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे विवेक जी। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो देखिए, ऐसा है कि आयकर में आप जो प्रावधान है उसमें आप अगर शेयर्स में निवेश कर रहे हैं और लंबे समय तक निवेश कर रहे हैं, तो उससे जो मिलने वाली राशि का टैक्सेशन है वो कैपिटल गेन में है। लेकिन अगर आप उसमें जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए रोज़ खरीद रहे हैं, रोज़ बेच रहे हैं,
और वो नियमित तौर पे कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो उसकी आय या उस पर अगर मान लो हानि है तो वो आपकी बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब ये माना जाएगा कि आप निवेश नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप डेली बेसिस पे सेल परचेस कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि अगर मान लीजिए कई लोगों को, कई निवेशकों को ये जानकारी नहीं होती और वो इंट्राडे ट्रेड कर लेते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने सुबह एक शेयर खरीदा और 2-3 घंटे बाद ही उन्होंने देखा कि इसमें मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है और वो बेच दिया, और उन्होंने ये माना कि भाई ये तो मेरा कैपिटल गेन है। लेकिन नहीं, आयकर के प्रावधानों के अनुसार ये जो आपने ट्रेड किया ये स्पेक्युलेशन कहलाता है। तो स्पेक्युलेशन से जो आपकी इनकम होगी वो कैपिटल गेन के लाभ आपको उस पर नहीं मिलेंगे। स्पेक्युलेशन की अगर इनकम है तो वो आपके बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी। और आपने स्पेक्युलेशन की इनकम अगर बहुत ज़्यादा वो कर ली है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लिए, तो हो सकता है कि आप ऑडिट के दायरे में भी आ जाए। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके आपके ऑडिट की भी आप पे दायित्व बन जाता है। तो आप को ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। तो इसलिए यहाँ पे एक सलाहकार की भूमिका बहुत ज़रूरी है कि वो आपके लक्ष्य को समझे और आपके लक्ष्य को समझ के आपको सही सलाह दे और उस हिसाब से आप निर्णय लें कि आपको किस तरीके से निवेश करना चाहिए। सही बात है कि अगर देखिए दर्शकों, अगर आपने जो है ट्रेडिंग को बिजनेस बना लिया, बार बार उसको फ्रीक्वेंटली खरीद और बेच रहे हैं, तो वो एक बिजनेस की बात ही हो गया, उस पर टैक्सेशन का अलग ही नियम लागू हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए जो है आप सावधान रहें और समय समय पर सलाहकार से उचित सलाह लेकर के ही काम करें। अब एक म्यूचुअल फंड में ही एक माध्यम है जिस माध्यम से हम शेयर्स खरीद और बेच भी सकते हैं, पीएमएस और एआईएफ, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे अमित जी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस, एआईएफ है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। ये उन निवेशकों के लिए एडवाइजेबल है जिनका टोटल इन्वेस्टेबल कॉर्पस कम से कम, ये मेरी राय है, 5 करोड़ रुपए से ऊपर हो जी। वही निवेशकों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये दोनों ही ऑप्शंस हाईली रिस्की हैं। पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख रुपए है जी। आप वो फंड मैनेजर को आप ये देते हैं अपनी तरफ से डिस्क्रिशन कि वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकें जी। टैक्सेशन उसका जो है वो अगेन राजपूत जी ने पूछे, कॉम्प्लिकेटेड है सारी चीजें जी। सो मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में जो भी निवेशक हैं जिनको इक्विटी के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, सर्विस में इन्वॉल्व हैं, आप एक्सपर्ट फंड मैनेजर की सलाह लीजिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करिए जी। म्यूचुअल फंड मैं माफी चाहूंगा, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट जी। तो पीएमएस और एआईएफ, अब जैसा कि बताया माहेश्वरी जी ने कि यहाँ पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जो है अपने को इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और आपकी कैपेसिटी इससे 5 गुना अधिक होनी चाहिए। आपके शब्दों में अगर देखें कि 5 करोड़ रुपए तक हो तो जाकर के पीएमएस और एआईएफ में आप एंटर करें। बिल्कुल। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर उन्हें लाभ प्राप्त होता है पीएमएस या एआईएफ में, तो वो कब विड्रॉ कर सकते हैं और उस पर टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन कैसे होगा, इसके बारे में राजपूत जी हम आपसे जानना चाहेंगे जी। देखिए, जैसा आपने बताया कि पीएमएस है में निवेश है तो डेफिनेटली वो उनके बिहाफ पे कोई और उस फंड को मैनेज कर रहा है। तो जहाँ तक है मेरा कहना, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि उससे निकलने का कब समय होगा शायद वो भी वही डिसाइड कर रहा है जिसको आपने फंड दिया है। तो वो जो टैक्सेबिलिटी जो उस पर बनेगी उसके लिए वो पीएफएस से कब आप पीएमएस से कब आपने विड्रॉ किया है और किस तरीके के ट्रांजैक्शन उसमें हुए हैं, उसके हिसाब से उस पर टैक्सेबिलिटी बनेगी और वो जो स्टेटमेंट उपलब्ध कराएंगे उसके हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी तय होगी। अगर वहाँ पर वो फ्रीक्वेंटली बेचते हैं तो उस तरह से होगा, या होल्डिंग करके बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो डिपेंड करेगा कि आपके बिहाफ पे किस तरीके के ट्रांजेक्शन इनकर किए हैं और उन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे टैक्सेबिलिटी का निर्धारण होगा। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, आप परमिट करें तो। जब आपके बिहाफ पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर बेच रहा है तो वो ये निर्णय नहीं लेगा कि 365 दिन के बाद बेचूं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या मैं 365 दिन से कम बेचूं तो शॉर्ट टर्म होगा। उसका ऑब्जेक्टिव रहता है इन्वेस्टर को ज्यादा से अधिक रिटर्न कमाना, या अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक नहीं चल रहा है
तो मुझे तुरंत उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए और लॉस बुक कर लेना चाहिए। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपके पास ये प्रावधान है कि आपको खुद कब पैसा निकालना है। मुझे लग रहा है 365 दिन के बाद मैं निकालूं तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम रेट में मिलेगा, या जो राजपूत साहब ने बताया कि सेक्शन 112 में 1 लाख का मुझे बेनिफिट लेना है वो मैं ले सकता हूँ। ये चीज आपको पीएमएस में नहीं मिल पाएगी। वहां पर जो है वो अपने हिसाब से जी हाँ ये देखेगा कि मेरी रिपोर्ट कार्ड अच्छी बननी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब जो है यहाँ पर एक वो आता है कि रिस्क टॉलरेंस। जब हम फाइनेंशियल गोल बनाते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीएमएस में कर रहे हैं या एफडी में कर रहे हैं, इंश्योरेंस में कर, यहाँ पर रिस्क टॉलरेंस एक जनरल वे में हम किस तरह से कंप्यूट करें कि एक व्यक्ति का जनरलाइज वे में कि रिस्क कितना वो लेकर के चले कि ठीक है इतना रिस्क हो इतना रिटर्न मिले। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, रिस्क टॉलरेंस। तो ये मैं समझता हूँ ये रिस्क टॉलरेंस हमारे नेचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जी जी, जनरल वे में हम जानना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना जो है उसका कोई फॉर्मूला हो। जी हाँ, तो थोड़ा सा उस पे आने के पहले एक एग्जांपल के तौर पे कि हम सड़क पे जा रहे हैं तो ये मालूम है एक्सीडेंट तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम ये मानसिकता बना ले कि एक्सीडेंट होगा तो शायद हम सड़क पे पैदल नहीं चले। सो उसी तरह से जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं सो आपको ये मान के चलना होगा कि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे और जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड्स का रहा है 5 साल 10 साल में एक्सीडेंट्स कम हुए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक्सीडेंट्स नहीं हुए, मैं ये बोल रहा हूँ एक्सीडेंट कम हुए। पर अगर आप म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें 10 साल प्लस में तो शायद आप देखेंगे एक्सीडेंट हुए ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो आपके पीरियड के ऊपर चलेगा कि अगर आपका लंबा समय बहुत है जब आपको उस निवेश की जरूरत नहीं है तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। जी जी। अब एक और छोटा सा प्रश्न मेरा आप ही से है कि जब हम निवेश करते हैं तो क्या हमें इंडियन मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना कुछ एक्सपोजर रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो कहाँ पर रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है सर। मैं बार बार शायद म्यूचुअल फंड्स बोल रहा हूँ क्योंकि बट बेस्ट एवेन्यू है म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड के पास भी ये ऑप्शन है कि आप इंटरनेशनल फंड्स में निवेश कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। पर क्या हमको म्यूचुअल इंटरनेशनल मार्केट में करना चाहिए, ये आपका प्रश्न है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर आप सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, एंड वापस उसमें मैं टैग दूंगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो 3 करोड़ से 5 करोड़ के ऊपर हो तो ही आप इंटरनेशनल फंड्स में पैसे लगाएं और मैक्सिमम 5 से 10% आपके रिस्क टॉलरेंस के ऊपर में आप वो पैसा लगाएं। आने वाला 5 साल 10 साल इंडिया मार्केट के लिए सुनहरा समय है। दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर इंडियन मार्केट। सो जब आपका मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको अपना पैसा इंटरनेशनली क्यों लगाना है ना। अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स देखें, दूसरे मार्केट्स देखें तो पिछले 1 साल का रिटर्न इंडिया मार्केट का बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप क्यों लगाना चाहेंगे? हाँ, जब हम ही बहुत अच्छा कर रहे हैं और सभी लोग एफआईज का इन्फ्लो जो हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है तो हम दूसरी जगह पर क्यों जाए? और यदि अपने पास 5 करोड़ से अधिक है तो एक बार हम अपने एक्सपोजर को इंटरनेशनली ले सकते हैं। जी अच्छा, इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई टैक्सेशन के बेसिक नियम? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो अभी संक्षेप में हम हाँ, मैं आपसे यही संक्षेप में बताऊंगा कि जो कर का दायित्व है जो इंडियन इक्विटी में या इंडियन म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया तो उस पर आपको 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लग रहा है। लेकिन ये लाभ आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे STT पेड नहीं है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड नहीं है। तो वो 112A सेक्शन का जो बेनिफिट है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा। चलते चलते हम आपसे अपने दर्शकों के बारे में संक्षेप में 2 लाइन में चाहेंगे कि आप क्या संदेश देंगे? मैं आपको ये कहूँगा कि एक एडवाइज़र ढूंढिए, एक अच्छा एडवाइज़र, और उस एडवाइज़र के सलाह लीजिए और उस एडवाइज़र के थ्रू आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें और इन्वेस्टमेंट करें। जी राजपूत जी, आपका संदेश? मेरा भी यही मानना है कि सलाहकार की सलाह से निवेश करें और सलाहकार की सलाह से ही अपने कर की जो दायित्व है वो उसके बारे में निर्णय लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे स्टूडियो में पधारे और खूब ढेर सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि सभी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चाहे वो टैक्स की बात हो, आपको सलाहकार की आवश्यकता है
निवेश करना है तो भी सलाहकार की आवश्यकता है। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।